बिहार चूंकि सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया गठबंधन का, नीतीश कुमार के नाते, नीतीश कुमार की जो मेहनत रही, जिसके चलते उन्होंने तमाम वो दल जो कांग्रेस के साथ एक मंच पर नहीं आ रहे थे, उनको भी वो एक मंच पर लेकर के आए थे। सर, सीटों के बंटवारे को लेकर के ये जो चर्चा चल रही है, क्या ये चर्चा इंडिया गठबंधन के लिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के वाकई कोई मायने हैं या वो सिर्फ सवाल हैं दिखावे के लिए? नमस्कार। देखिए, आपने खुद एक प्रश्न उठाया है तेजस्वी जी के संदर्भ में कि एनडीए पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन से सवाल क्यों। भाई, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा उनका आंतरिक मामला है। जो भी गठबंधन के पार्टनर्स हैं वो आपस में, जिन राज्यों में जिसका जो प्रभाव है, आपस में भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये बार बार एक गठबंधन से तो सवाल हो रहा है जो नया गठबंधन है, इस प्रकार से 28 पार्टियों का। लेकिन जो एनडीए पहले से गठबंधन है उससे ये सवाल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और एनडीए गठबंधन का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वजूद है। तो ये सवाल जो है, मुझे लगता है कि मीडिया ज्यादा उछाल रही है, और मीडिया चूंकि एक बहुत ही पक्षपात करने वाली मीडिया हो गई है, जनता के समक्ष जो है, जो भी राजनीतिक सच्चाई है उसको सामने नहीं लाना चाहती है, और एक दल विशेष या सत्ता के इशारे पे वो इंडिया गठबंधन पर ढेरों सवालें उठाती रहती है। बार बार नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, कुछ इस तरह की खबरें फैला दी जाती हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो है इंडिया गठबंधन जो बाद में उसकी पहल तो नीतीश कुमार ने की है, और नीतीश कुमार ने अगर पहल की है तो निसंदेह वो नीतीश कुमार पर ये सवाल अगर उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक के सिवा तो कुछ नहीं है। भाई, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही जाना होता तो फिर वो इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए, यानी किसी एक अलायंस को जो नॉन बीजेपी, मेनली नॉन बीजेपी अलायंस बने, ऐसा प्रयास क्यों करते वो। तो इसलिए ये भी बेईमानी है और ये सवाल का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, ये बिहार के संदर्भ में भी अभी आपने जिक्र किया कि सुबह ही लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों बाहर आए, और मुलाकात के बाद जो कुछ तेजस्वी ने प्रेस के सामने कहा और संवाददाताओं को कहा, तो सवाल है कि इस प्रकार की तो कोई आशंका दिख नहीं रही है कि सवाल आखिरकार इंडिया गठबंधन से क्यों, ये सवाल है। दूसरा ये कि मीडिया की दिमागी उपज है, और मीडिया चूंकि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो समर्थक कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उसके अधीन है, तो कहीं ना कहीं वो जनता को हमेशा जो है भ्रमित करने की कोशिश करती है। आजकल मीडिया के दो ही काम हैं, एक तो रामलला के संबंध में, मंदिर के संबंध में चर्चा करना दिन भर, और लगातार इस तरह की बातें करना ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल जाए, और उसमें भी रामलला के या राम मंदिर के सवाल पे शंकराचार्यों के द्वारा जो भी विचार प्रकट किए जा रहे हैं, जो भी आपत्ति दर्ज की जा रही है, उसको बहुत ध्यान से मीडिया दिखा नहीं रही है। तो इसका अर्थ है कि एक तो रामलला के और मंदिर के संबंध में, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की कमियों को उजागर करने की कोशिश कि देखिए सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ये सारे सवाल मीडिया की दिमागी उपज भी है, और इंडिया को बदनाम करने की, यानी जो गठबंधन है उसके संबंध में जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश है। और इसके पीछे निसंदेह जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी मैनेजर्स हैं उनकी दिमागी खेल है। एक सवाल सिर्फ ही उठता है कि देखिए, मीडिया का काम तो होना चाहिए था कि सत्तारूढ़ पार्टी से, सरकार में जो पार्टी है या जो सरकार है उससे सवाल करें। उनसे सवाल करना ये भूल गए हैं, उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं है। और मजे की बात देखिए कि ये किस प्रकार से कुछ हो रहा है। विद्यालयों में, कॉलेजेज में सेल्फी पॉइंट, जो विकसित भारत के नाम पे और संकल्प यात्रा पता नहीं क्या पॉइंट लगा दिए गए हैं सरकारी पैसे पे, और मोदी जी की तस्वीर। दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर जो आप जानते हैं कि सरकार ने आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। विश्वविद्यालयों में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आधे दिन की छुट्टी घोषित हो गई, और साथ ही साथ कई प्रकार के जो हैं 22 तारीख को कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं
वहां पे आयोजन किए जा रहे हैं। अब सोचिए कि विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है या ये एक प्रकार से एक्सटेंशन हो गया, धार्मिक स्थल बन गया है, इस तमाम तरह की चीजें आपको महसूस होगा। मुझे लगता है कि एक तरफ इसको दिखाना, ताकि आप जो कह रहे हैं कि राममय भारत, देखिए राम लोगों के आस्था के प्रतीक थे, हैं, रहेंगे। ये मोदी जी की कृपा से राम लोगों के आस्था के प्रतीक नहीं बने हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। राम राज्य की बात गांधी भी किया करते थे, तो ये कोई राम राज्य की परिकल्पना जो है वो मोदी जी की अपनी दिमागी परिकल्पना नहीं है या संघ की परिकल्पना नहीं है। ये तो बाद के लाभ, यानी कि उस फसल को काटने वाले लोग हैं। अगर मंदिर के संबंध में आप देखेंगे कि मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए, मंदिर के लिए जो है वहां पूजा किसने प्रारंभ करवाया। भले हम लोगों ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार माना कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकली आप उस चीज को देखेंगे तो जिम्मेदार तो वही है। आज ये उसकी फसल की कटाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया ये दो प्रकार का जो कार्य कर रहा है, एक तरफ रामलला मंदिर के संबंध में और मोदी जी का जो छवि निर्माण एक महानायक के रूप में तमाम जो है, और वो महानायक क्या है, हिंदुत्व के महानायक, और साथ ही साथ जो है भारतीय राष्ट्र के भी प्रतीक दिखाने की कोशिश हो रही है। धर्म विशेष से किसी राष्ट्र को जोड़ करके देखना अपने आप में जो है भ्रमित करने वाला सवाल है। ये भ्रम पैदा करने वाला सवाल है। भारत की राष्ट्रीयता किसी धर्म विशेष की राष्ट्रीयता नहीं है, भारत की नागरिकता किसी धर्म विशेष के लिए नागरिकता नहीं है। तो संविधान, लेकिन ये चर्चा अब कहीं ना कहीं किनारे पे है और हाशिए पे है, बल्कि चर्चा ही नहीं हो रही है, और एक भय का वातावरण भी किया जा रहा है। तो ये तो एक तरफ है। रही बात कि इंडिया गठबंधन स्ट्रैटेजी के तहत एक, देखिए वो एक गठबंधन बना है तो रणनीति भी तो बनाएंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में इलेक्शन कमीशन है, जिसके हाथ में ईवीएम है, जिसके हाथ में अब वो रामलला को दिखा रहे हैं, उस सरकार से चुनाव में कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे चुनौती उसको दी जाए, ये सवाल है। और इस पर तो वो गंभीरता से विचार करेंगे ना। एक तरफ राहुल गांधी जनमानस से जुटने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि जनता से जुड़े, और एक नैरेटिव वहां भी तैयार हो कि कम से कम कुछ तो वहां की चर्चा हो, और हुजूम उससे जुड़ रहा है, आप ये भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं के बीच में लगातार राज्य के स्तर पर, देखिए इंडिया गठबंधन में बराबर एक वैसी मीटिंग हो जिसमें सारे 28 पार्टियों के गठबंधन के लीडर्स जुटे, फिर चर्चा हो, ये तमाशा इवेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर चीज को इवेंट बनाने की आदत है मोदी जी को, लेकिन इंडिया गठबंधन इस प्रकार का कोई इवेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। राज्य के स्तर पर नेताओं के बीच में आपस में जो दल प्रभावशाली हैं और जो वहां पर सीटों के बंटवारे में हिस्सेदारी करेंगे, उनके बीच लगातार बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि इन सवालों को समझने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो गठबंधन के साथ है मैदान में, ये जान लीजिए 24 में मुकाबला तो एनडीए यानी मोदी बनाम इंडिया गठबंधन हो, इसलिए वो के संगठन है। राज्यों में देर सवेर उनके सीटों का जो अपना तरीका है उसके द्वारा बंटवारा भी होगा, मुकाबला भी होगा। और मैंने, जैसा आपने भी कहा और मैंने भी कहा, कि आज ही नीतीश कुमार से मिलकर के लालू जी और तेजस्वी जब बाहर निकले तो तेजस्वी ने जिस प्रकार से बातचीत की है और जो चेहरे पे प्रसन्नता साफ साफ दिख रही थी, तो कहाँ है परेशानी? ये परेशानी मोदी जी के चेहरे पे है, ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी के बीच है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच है, जो घबराहट उनको पैदा कर रही है कि यार इतना करने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में कोई बहुत मुश्किल नहीं हो रही है, ये गठबंधन टूट के कगार पे नहीं है। तो ये समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। जी शशि सर, एक चीज और है, जब नई संसद बनी तो उसमें सेंगोल स्थापित किया गया, फिर उसके बाद वाराणसी के अंदर जो है वो तमिल संगमम का कार्यक्रम कराया जाता है, उसके बावजूद भी जो है वो तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। वहां पर जो जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं होता है। तो क्या आमतौर पे ये कहा जाता है कि दक्षिण की जो राजनीति है वो मुद्दों पर आधारित होती है, मुद्दे वहां बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में क्या राम मंदिर का मुद्दा वहां पर काम आएगा? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा पाएगा वो? देखिए, मैंने जैसा कहा कि जो दक्षिण की राजनीति है वो अलग राजनीति है ये हिंदी बेल्ट से, जो उत्तर की राजनीति है। और दूसरा ये देखिए, आपने खुद जो कहा कि तेलंगाना में उन्हें ऐसा करने के बावजूद सेंगोल की स्थापना की नए संसद भवन में, और तमाम जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया प्रोग्राम, उसका फायदा क्यों नहीं मिला?
भाई दक्षिण की जनता जो है वो इस प्रकार से भावावेश में फैसला नहीं करेगी। वो तो देखती है मुद्दे क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और अगर इस प्रकार का वो अध्ययन करती है और देखती है तो निसंदेह कर्नाटका का भी आपने देखा। देखिए कर्नाटका में किसी प्रकार से सरकार बनाने में वो कामयाब हो गए, यानी छीना झपटी। देखिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आजकल छीना झपटी करती है। अगर हार गए तो छीना झपटी करते हैं, और जीत गए तो फिर किसी प्रकार से जो है वो चलाते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा कि उपचुनाव में, अगर मैं अभी भी ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में उनकी जीत स्वाभाविक थी जो आशंकित है, तो फिर उपचुनाव में इतनी जल्दी किसी की सरकार बनने के बाद हार कैसे हो सकती है, ये सवाल। फिर एक और सवाल वहां देखिएगा कि जो व्यक्ति उम्मीदवार था विधानसभा के लिए, उसे उसी समय कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए मंत्री बना दिया गया, ताकि जनता को ये पैगाम दे सकें, जनता को ये दे सकें खबर कि देखिए मंत्री बन गए और आपके क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा। पता नहीं किस 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 प्रकार की जो है वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक जो है वो कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए करती है। तो राजस्थान एक इंडिकेटर है कि उपचुनाव में क्यों हार हो गई इतनी जल्दी सरकार बनने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि 1977 में भी आप जानते हैं कि इमरजेंसी का जो प्रभाव था, और जिस प्रकार से लगभग 300 के ऊपर जो है या आसपास सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दक्षिण से कांग्रेस चारों राज्यों में लगभग जो है, लगभग आप जान लीजिए 140 से 150 के बीच में सीट ले आई। तो इसका अर्थ यह है कि दक्षिण उत्तर से राग और सुर और ताल नहीं मिलाता है, और इसलिए उनका सुर और ताल अपना है, समझ करके वो अपना फैसला भी करते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। कर्नाटका में कुछ सीट मिल सकती है, लेकिन तेलंगाना, दूसरी तरफ जो है वो क्या कहते हैं तमिलनाडु को तो आप जानते ही हैं, केरला में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। दूसरे, आप यह जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों के जो शिक्षा का प्रतिशत है वो ज्यादा है, और शिक्षा का प्रतिशत ज्यादा जहां है तो वहां इस प्रकार के चाल में जनता के फंसने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ये किसको फंसा रहे हैं, किसको मंदिर के नाम पे ठगने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को जो आम जन है, बहुत शिक्षित नहीं है, निर्धन है, गरीब है। 80 करोड़ लोगों को हम 5 केजी अनाज दे रहे हैं, उसे आगे भी 5 साल के लिए भी देंगे। विकास करने के नाम पे वो ये बताने की कोशिश करें कि गरीबी रेखा से कितने लोग जो है ऊपर आ गए, शिक्षा का दर कितना बढ़ गया, बेरोजगारी कितनी कम हुई, ये तमाम तो आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं है। और आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार में शुद्ध आंकड़े मिलते ही नहीं है। आंकड़ा छिपाना भी इनकी नियति है, इनकी आदत है, और इस प्रकार से ये भ्रम पैदा करते हैं। तो उत्तर में, और अभी जैसा कि सैनी साहब भी कह रहे थे कि लगभग 14-15 राज्य और 100 लोकसभा सीट है उसमें जो वो कवर कर रहे हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, इसमें महाराष्ट्र भी आ रहा है, इसमें गुजरात भी आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है, मध्य प्रदेश। तो जो हिंदी का जो बड़ा बेल्ट है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश, वो भी तो इसमें आ रहा है। तो अभी तो देखना है कि जब ये यात्रा क्रमशः आगे बढ़ेगी और इन राज्यों से, हिंदी बेल्ट से गुजरेगी, तब तक इनके राम मंदिर का जो इवेंट मैनेजमेंट है या इवेंट, वो खत्म हो चुका होगा। फिर नए किसी इवेंट की वो तलाश करेंगे और जनता को भ्रमित करेंगे। लेकिन ये जो यात्रा चल रही है 20 मार्च तक चलेगी, तो ये लंबी यात्रा है, और जैसे जैसे उसमें जनमानस जुटेगा तो उससे जो है इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर भविष्य बनेंगे। दक्षिण में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश ये चिंता का क्षेत्र है। और मायावती का जो सवाल उठाया जा रहा है, देखिए मायावती ने अपनी एक प्रकार की जो उसकी अस्मिता थी दलित राजनीति की, वो खो दी है उन्होंने, और उन्हें लगातार लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो प्रो बीजेपी हो चुकी है सिर्फ डर से। उन्हें डर लगता है कि ईडी उसके पीछे भी लग जाएगी, फिर वो भी जेल जा सकती हैं तमाम। तो वो कहीं ना कहीं भय से जो है वो इस प्रकार की बातें भी कर रही हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ताकि वो जितना डैमेज कर सके इंडिया गठबंधन को वो करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये भी तो देखिए कि उनका अपना जो प्रभाव क्षेत्र, कभी 20% उनके वोट होते, 20 से 21% वोट हुआ करते थे, और 13 पे आ गए। मुझे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप देख लेंगे वो और भी नीचे आंकड़ा जाएगा। और निसंदेह दलित नेता के रूप में, युवा दलित नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद लगातार जो हैं वो अपना प्रभाव बना रहे हैं,
और मुझे लगता है कि दलित राजनीति में उनका अपना भविष्य आगे बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का जहां तक संबंध है, तो मेजर गठबंधन तो जो है सपा, कांग्रेस और आरएलडी है, और बाकी कुछ छोटे छोटे गठबंधन जो भी आ जाएंगे, और इसीलिए इसमें फैसला होगा। और उत्तर प्रदेश में यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता की सीटों की संख्या में जितनी भी सेंध मारेंगे, वो जितनी भी वो बोनस होगा, और मुझे लगता है कि सेंध तो वो मारेंगे और पक्का। और जितने जिन जिन राज्यों में उन्होंने अधिकतम सीटें ले ली, सब जगह उनका डिक्लाइन होगा, और आप देखेंगे वो असर। और रामलला जनमानस के आस्था के प्रतीक हैं, रहेंगे, मोदी जी को बचा नहीं पाएंगे। मुझे लगता है इस देश की जनता रामलला की भावना का सम्मान करते हुए कि कैसे रामलला को मोदी जी ठग रहे हैं, तमाम हिंदू धर्माचार्यों के कहने के बावजूद, जिस प्रकार से अरे ईश्वर में क्या क्या प्राण प्रतिष्ठा, ये मजाक ही लगता है कि आप मूर्ति की स्थापना तो होती है, और वो रामलला जो रखा गया था 49 में, वो मूर्ति है कहाँ? उसी मूर्ति को स्थापित आप करेंगे ना, कोई नई मूर्ति कहां से लाएंगे? ये तमाम जो एक इवेंट मैनेज किया जा रहा है, ये अंततः ये फ्लॉप शो रहेगा, देखिएगा। ठीक है, राम के प्रति आस्था है तो अयोध्या में अगर 80,000 लोग जुट रहे हैं या लाखों लोग जुट रहे हैं, और राम के लिए जुट रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं जुट रहे हैं, ये भी भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, और समय इस बात को प्रमाणित कर देगा, मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। सर, एक जो टाइमिंग की बात अभी हो रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ जो है वो कंटिन्यू है अभी इस समय से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हालांकि 22 को खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा समय समय पर छोटा छोटा कार्यक्रम करती रहेगी। उसमें जो एक उन्होंने टारगेट दिया अपने जनप्रतिनिधियों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों से लोग को 5-5 हजार लोगों को लेकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइमिंग का खेल, क्योंकि वो मार्च में खत्म कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और दूसरी तरफ जो है इनका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को। तो क्या ये टाइमिंग का जो खेल है, चूंकि पहले राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सेकंड पार्ट को लेकर के कई सारे संशय उठाए जा रहे थे, तो क्या इस नाते भी ये टाइमिंग, नहीं तो टाइमिंग कुछ और शायद शिफ्टिंग होती है? टाइमिंग का कुल मिला के मैं सवाल ये है मेरा कि टाइमिंग के खेल में कौन ज्यादा परफेक्ट हो गया, और साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो सीटों के बंटवारे पर ज्यादा रार जो है वो किस गठबंधन में दिखाई दे रही है फिलहाल अभी तक? इंडिया के लिए ज्यादा दिक्कतें हैं बंटवारे में या फिर एनडीए के अंदर? देखिए, एक सुखद सूचना तो आपने खुद दी है कि आरएलडी को 7 सीट प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब है कि वहां जो मुश्किल हो सकती थी वो मुश्किल दूर हो गई। अब रही बात कांग्रेस और सपा के बीच में, वो मुश्किल भी आसान हो जाएगी, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि बातें बन जाएंगी। रही बात टाइमिंग का, जहां तक संबंध है, देखिए राम मंदिर का आप देखेंगे कि जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, मैंने पिछले भी एक कार्यक्रम में ये कहा था कि शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमें जनवरी में ही डेट चाहिए, जबकि जनवरी में किसी प्रकार के डेट होने की संभावना नहीं। दूसरे, मंदिर तो अधूरा है, और कोई भी व्यक्ति अपने घर का निर्माण जारी हो और फिर गृह प्रवेश कर ले, तो ये भी एक मजाक सा लगता है। लेकिन उन्हें पता था कि चुनाव 2024 के जो अप्रैल और या मई में होंगे, उसके करीब जाकर के अगर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो शायद उसका राजनीतिक लाभ अधिक वो ले पाएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने तो टाइमिंग बहुत पहले से तय कर रखा था कि हमें जनवरी में ही किसी भी मुहूर्त हो या ना हो। देखिए, एक सवाल यहाँ उठेगा, रामनवमी एक जो पर्व है राम के जन्मदिन का, तो अगर रामलला का मंदिर है और वहां प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ऐसे तो मुहूर्त के हिसाब से रामनवमी के दिन होना चाहिए था। लेकिन रामनवमी का उन्होंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि रामनवमी के सहारे उनकी नैया पार नहीं होगी, तो उन्होंने जनवरी का डेट फिक्स कर लिया। अब दूसरी तरफ जो है, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, निसंदेह राहुल गांधी ने उस समय चर्चा तो हुई थी कि जो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, तो उसमें कहीं न कहीं उत्तर पूर्व और पश्चिम के राज्य जो छूट गए, और मुख्य जो हिंदी बेल्ट भी छूट रहा था, तो ये तो उसी समय चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि एक और यात्रा होगी और उस यात्रा में इसे कवर किया जाएगा। तो फिर उन्होंने जब देखा कि राम मंदिर के नाम पे इस प्रकार से वो
एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ठीक चुनाव के पूर्व, तो उन्होंने भी इस यात्रा को जो है तुरंत जो है वो फिक्स कर लिया और उन्होंने 20 मार्च तक की यात्रा कर दी और सारे 14-15 राज्य जो उसमें आ रहे हैं। तो समझने की जरूरत यह है कि यहां भी कोशिश यही हो रही है कि इन्हें कैसे इस प्रकार से जो वो टाइमिंग दिखा रहे हैं तो हम भी टाइम, और ये देखिए ये जो आंसर होता है ना, एक होता है क्या आप पहले से रट करके सवाल रट करके आते हैं और फिर उस रटंत विद्या के बल पे अपने सवाल का उत्तर दे देते हैं, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो रट के नहीं आते हैं, वो आपके प्रश्न को उसी समय अच्छा इस प्रकार की चाल चलिए, ये चाल जो है यानी बुद्धि के बल पे, विवेक के बल पे, तो ये इंटेलिजेंट जो है आंसर है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने प्रारंभ की है। धन्यवाद।